जो आज सारे जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के लिए, तो ये सारे वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा। आज भी हम किसी के खिलाफ जमा नहीं हुए हैं, आज हम पाकिस्तान के हक में जमा हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए जमा हुआ है। हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए। आज का हदफ हुकूमत गिराना नहीं है, आज का हदफ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है। आज का हदफ जो महंगाई है इसको ख़त्म करना है, मईशत को संभाला देने की कोशिश करनी है, ये हमारा हदफ है। ये हुकूमत को गिराने की ज़रूरत नहीं है, ये गिरी हुई हुकूमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा एहतशाम। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले ही साल मुश्किलात ही मुश्किलात। अपोजिशन जमातें एक बार फिर से 10 महीने की हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं। कल बिलावल भुट्टो की इफ्तार पार्टी पर तमाम अपोजिशन सियासी पार्टीज ने भरपूर शिरकत की और हुकूमत को गिराने के लिए मुशावरत भी की गई। इस बड़ी बैठक में बिलावल भुट्टो सरदारी और मरियम नवाज मरकज़े निगाह रहे। वो अपोजिशन जमातें जो अपने सियासी बयानियों या सियासी मजबूरियों की वजह से अब तक हुकूमत के खिलाफ गैर मुअस्सर रही, इस इफ्तार डिनर के बाद मुतहर्रिक दिखाई दी और ईद के बाद हुकूमत गिराव तहरीक चलाने पर मुत्तफिक भी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस गठजोड़ को अब्बू बचाओ मुहिम कह रही है और अपोजिशन को अवाम के मसाइल का जिम्मेदार भी करार दिया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब क्यों इन पार्टीज की सियासी क़यादत को एनआरओ नहीं मिल रहा, इसलिए ये हुकूमत को गिराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। गठजोड़ है, ये सियासी बहरूपी है, अपने मुरूसी सियासत को आगे लेके चलने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। एक दूसरे को चोर चोर और करप्ट करने वाले, सड़कों पे घसीटने वाले टोलू ने, इन्हें पाकिस्तान नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद अजीज है। उनको खतरा है इस मुल्क की मईशत से। ये गैंग ऑफ 5 हैं, ये इस मुल्क के 5 बड़े डाकू हैं जिसमें नवाज, शहबाज और जरदारी शामिल हैं। ये गैंग ऑफ 5 ने इस मुल्क को बचाया है। अल्लाह ताला हम सब की लाज रखेगा और इमरान खान को कामयाब करेगा और इस बहरान से, माशी बहरान से वो कल से अब तक सियासी ईवानों में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक के ही तस्करे और तबसरे हैं। इन तबसरों में एक तबसरा ये भी है कि इस मुलाकात के लिए मरीम नवाज तो पुरजोश थी, लेकिन हमजा शहबाज शायद इतने राजी नहीं थे। ये वो स्टांस है जिसको हुकूमत बहुत ज़्यादा ओन कर रही है और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी कर रही है और मुलाकात के दौरान वो खामोश भी दिखाई दिए, ये भी कहना है उनका। हमजा शहबाज को मरीम ने बिलावल से मिलने के लिए आगे बढ़ाया। ख्याल किया जा रहा है कि अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर नवाज बयानिए पर चलेगी और इस बयानिए को मरियम नवाज ही लीड करेंगी, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। वो मरियम नवाज जो एक वक्त में जेल से बाहर निकलने के बाद मुकम्मल खामोश रहीं, अब अपने वालिद के जेल वापस जाने के बाद भरपूर अंदाज में सियासत में वापस आ चुकी हैं। कल बिलावल और मरियम की मुलाकात के बाद इनके वो बयानात जो वो गुज़श्ता इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ जलसों में बोलते रहे, वो भी दोहराए जा रहे हैं। इन बयानात में मरियम नवाज पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी को जबरदस्त अंदाज में ललकारती रही, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया था। साजिशी मोहरों के चेहरों पर से निकाब उठ गए हैं। जमहूरियत की आस्तीन में जितने भी सांप छुपे हुए थे सब आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ गए। जरदारी, इमरान, भाई भाई साहब, आपने नजरियाती तो क्या बनना था, आप तो नजराती भी नहीं रहे। तुमने बल्ले के निशान पे ठप्पा लगवा कर वही ठप्पे तुमने तीर के निशान पे लगाने हैं, तो फिर अपने लोगों को कहो कि सीधा ही 2018 के इलेक्शन में तीर को वोट दे दें। पनामा लीक्स ने नून लीग हुकूमत को लीक करना शुरू कर दिया। जरदारी साहब के दरबार पर इमरान खान साहब ने जो हाजिरी दी है, अब्दुल कद्दूस साहब की चादर में छुपकर अब नाक को इधर से पकड़ो या नाक को इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। जरदारी और इमरान भाई भाई। मियां साहब है तो दूसरी तरफ खान साहब है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। क्या समझते हो, पर्दे के पीछे से कुछ नजर नहीं आ रहा? ये सब समझ आ रहा है ना? लेकिन क्या कहिए
ये तो सियासत है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कल की मुलाकात को नेक्स्ट जनरेशन के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एक अहम कदम भी कहा जा रहा है। कल अफ्तार डिनर के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात दोनों जमातों के आपस में महाजराई पर सवाल भी उठाया और ये भी कहा कि इस बार कैसे कोई यकीन करेगा कि आप दोनों जमातें फिर से आमने सामने नहीं आएंगी और आप सब जाती मुकदमात की बिना पर नहीं जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इस पर मरीम नवाज ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर हम अमल दरामद भी करेंगे और इसमें मजीद बेहतरी भी लाएंगे। खत्म नहीं हुआ, वो ऑन गोइंग है, उसमें हम चीज़ें ऐड भी करेंगे आने वाले वक्त के साथ साथ। जो नई जनरेशन है वो समझती है कि एक एजेंडा होना चाहिए मुल्क को चलाने का, तो उसमें हम ज़रूर उसमें एडिशंस भी करेंगे, उसको आगे लेके चलेंगे भी। और यहाँ इस नहज तक बातों को नहीं ले जाना चाहिए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक बात पहुँच जाए। तो मेरा ख्याल है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के लिए। उसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड करनी होंगी वो इंशाल्लाह होती जाएंगी, उसको फॉलो करेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। थैंक यू। मरीम नवाज अब ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पर खुलकर लफ्ज़ी गोलाबारी कर रही हैं बल्कि वो नवाज शरीफ के बयानी पर भरपूर अंदाज में अमल करने का आज़म भी दोहरा रही हैं। और मरीम नवाज कह रही हैं कि अब पार्टी का एक ही बयानिया है और वो नवाज शरीफ का बयानिया है। अगरचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब तक इस इल्ज़ाम की तरदीद करती रही है कि नवाज और शहबाज के बयानी में कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन माजी में पनामा केसेस के बाद ये देखा जाता रहा है कि शहबाज शरीफ मुफाहमत जबकि नवाज शरीफ मज़ाहमत के बयानी पर अमल फेरा रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज ने आज मुस्लिम लीग नून में सिर्फ एक ही बयानिया का इजहार किया और वो बयानिया नवाज शरीफ का बयानिया है। जाते हैं जब वोट चोर हुकूमत आ जाती है तो फिर वो होता है 9 महीने में पाकिस्तान के साथ जो अब हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि ये जाली तरीके से आए हैं, ये चोर दरवाजे से आए हैं, ये वोट चुरा के आए हैं और ये वोट की इज्जत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। तो जो इनका ये अब जिस तरह ये इबरत का नमूना बन रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा इरादा रखता भी है तो उसको भी ये समझ लेना चाहिए कि जो वोट को इज्जत जब नहीं मिलेगी तो मुल्क का ये हाल नहीं पकड़े। हम तो वो लोग हैं जो ये जाली सज़ाएं, जाली मुकदमे जानते हुए भी कि ये जाली एहतसाब है, ये इंतकामी एहतसाब है, हम तो वो भुगत के यहाँ तक पहुँचे हैं भाई, आग के दरिया में से गुजर के पहुँचे हैं। तो हम वो लोग नहीं हैं कि जिनके ऊपर मुकदमे हों, इश्तिहारी हों और वो भागे हों यहाँ से। नवाज शरीफ के बयानी और शहबाज शरीफ के बयानी में बुनियादी तौर पर एक ही फ़र्क था। जब नवाज शरीफ ने मुल्क के इदारों पर सख्त बयान दिए, जब मरीम नवाज ने इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी इदारों को अपने निशाने पर रखा, तो शहबाज शरीफ खामोश रहे और मुफाहमत की ज़बान बोलते रहे। हमजा शहबाज ने भी मरीम नवाज की इस बयानी पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। तभी से मुस्लिम लीग नून में 2 बयानियों के वजूद की एक बहस चल निकली थी। क्या मरीम नवाज एक बार फिर से वही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करेंगी जो वो जेल जाने से कबल अपनी इंतखाबी मुहिम में अपने वालिद के हमरा इस्तेमाल किया करती रही हैं? क्या इनकी यह मज़ाहमत की सियासत जिससे किसी हद तक अवाम में मकबूलियत भी मिली है? मरीम नवाज एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून की बागडोर इसी अंदाज में संभाल पाएंगी और अपोजिशन की एक और इत्तेहाद की इनिंग्स अब कहां तक चलेगी, इसी पर ही हम बात करेंगे। क्योंकि एक अहम खबर जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रही है वो ये भी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यौम तकबीर यानी 28 मई को इस्लामाबाद में पहला जलसा करने जा रही है और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वहाँ पर खिताब करेंगी। और अगर यकीनन वहाँ पर खिताब करेंगी और एक पुरजोश किस्म का खिताब किया जाएगा, और साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है अब वो एक कैंपेन जो है वो लॉन्च करने लगी है महंगाई के खिलाफ। तो यकीनन इसको समझा जा सकता है कि ये नुक्ता आगाज़ होगा, लेकिन ये नुक्ता आगाज़ होगा या नहीं, कितना आगे चलना इस हवाले से प्लान किया गया है कि कितना आगे चला जाएगा, कौन कौन जो है इनको इस कैंपेन में ज्वाइन कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और इसी तमाम सूरत हाल जिसका ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे पर बात करते हैं। कौमी असम्बली के रुकन और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट खबर और वो ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यौम तकबीर 28 मई को इस्लामाबाद में पहला जलसा करने जा रही है। तो क्या समझा जाए, मरीम नवाज साहिबा जिनके मुतहर्रिक होने का इंतजार किया जा रहा था, या नून लीग के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे थे, या फिर वर्कर्स की तरफ से एक गिला शिकवा था कि आप लोग जो हैं उस तरह मुतहर्रिक दिखाई नहीं देते, शायद आप लोगों का यकीन नहीं रहा मज़ाहमत की सियासत पर या एक्टिव सियासत के ऊपर, वो गिला अब आप लोग दूर करने जा रहे हैं और हमें अगले आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज साहिबा खासतौर पर एक्टिव नजर आने वाली है? सबसे पहले तो बतौर अपोजिशन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अवाम की तकलीफ़
یا جسے اسد عمر صاحب کہتے تھے عوام کی چیخیں، یا عمران خان صاحب کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا، تو یہ جو چیخوں کی آواز ہے عوام کی جو کرا رہے ہیں اس گردن توڑ مہنگائی سے، یہ چیخیں حکومت کے کانوں تک پہنچانی ہے، جو ظاہر انہیں بھلی تو نہیں لگتی کیونکہ ان کی نااہلی اور بے تدبیری جو ہے اسے ہم ایکسپوز کرتے ہیں۔ ہم عوام جو کرا رہی ہے، بلبلا رہی ہے، رو رہی ہے، یہ رونے کی آوازیں بھی حکمرانوں تک پہنچانی ہیں کہ آپ کی بادامالیوں کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اور جو اس کے ان کے براہ راست فیصلے ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ انہوں نے ترقیاتی بجٹ میں 47% کمی کی ہے، انہوں نے پوری میڈیا انڈسٹری کو جو ہے اس میں بہت بڑا بحران پیدا کیا، اس میں ہزاروں لوگ وہاں سے نکلے ہیں، اور جسٹ بیکاز کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 5.8 سے گھٹ کر 3.3 ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا مطلب ہے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 3% گر گئی ہے، تو صنعتوں کا بند ہونا جو ہے وہ بھی لاکھوں مزدوروں کو بے روزگار کر گیا ہے۔ تو یہ ساری جو بات ہے یہ حکومت تک پہنچانی ہے، اور یہ بھی سمجھانا ہے کہ اب چونکہ آپ کو 10 مہینے ہو گئے ہیں، اب یہ جو ان کا ایک راگ تھا کہ پچھلی حکومتوں کو بلیم کرنے کا، اب یہ نہیں چلے گا۔ اور مسلم لیگ نون کی حکومت تو ایک بڑی بہتر حالت میں معیشت چھوڑ کر گئی تھی، جس میں بجلی کا بحران حل ہو گیا تھا، گیس کا بحران حل ہو گیا تھا، دہشت گردی کا بحران حل ہو گیا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ گرو کر رہا تھا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی تھی 5.8% پہ، پاکستان کی زراعت جو ہے وہ 3.8% پہ گرو کر رہی تھی۔ لیکن اب یہ حکومت آتی ہے، یہ بجائے یہ کہ اپنے جو غلط فیصلے ہیں ان کو درست کرے، بس ہماری ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو کھاد پر سے انہوں نے ایک سبسڈی ہٹائی ہے جس سے کسانوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو زراعت کا گروتھ ریٹ ہے وہ 0.8% رہ گیا ہے، تو وہ سبسڈی دوبارہ دی جائے، کیونکہ جو کھاد کی بوری مسلم لیگ نون کے دور میں 1200 روپے کی تھی وہ آج 1900 روپے کی ہے، 2000 روپے کی ہے، تو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ اس کو دوبارہ سبسڈی دے کر 1200 روپے پر کیا جائے تاکہ کسان کو سکون ملے، اور پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایک بہتر قیمت کے اوپر جو ہے زراعت کی جو مصنوعات ہے وہ مل سکے۔ چلیں ٹھیک، خرم صاحب آپ نے کہا کہ آپ لوگ تمام مسائل حل کر چکے تھے، لیکن اب جو تمام مسائل ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، ان کا انبار لگ چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کے سٹانس کو مان بھی لیں کہ آپ اس چیز کے اوپر سٹانڈ لے رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، معیشت کا برا حال ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ ابھی اس بار آپ لوگ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں، یا حکومت سے احتجاج کر کے آپ ایسا کیا منوا لیں گے جو حکومت اپنے آپ کو تو بچانے کے لیے نہیں کر پا رہی ہے لیکن آپ لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے وہ کر لیں گے؟ مہنگائی میں کمی ہو جائے گی، معیشت صحیح ہو جائے گی، ہوگا کیا؟ جی ایک تو جیسے میں نے کہا کہ جو عوام کی تکلیف ہے وہ دیدنی ہے اور جینوئن ہے، اور ہم وہ سب لوگ جو منتخب نمائندے ہیں وہ جب حلقوں میں جاتے ہیں تو ان کو عوام کی تکلیف ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس مطالبے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے بشمول میرے، میں بھی ایک منتخب نمائندہ ہوں گجرانوالہ سے، کہ آپ لوگ جو اپوزیشن میں آپ حکومت کو کی مزاحمت کیوں نہیں کر رہے، آپ حکومت کا ہاتھ روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو زیادہ جو جس چیز نے قریب کیا ہے پارٹیوں کو، وہ ہر طرف سے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ بھی ان کی آواز اور ان کی تکلیف جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر اس حکومت کے ہاتھ روکے جائیں، کیونکہ ادروائز تو یہ IMF کی چاکری میں ہر چیز مانتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے جو آلریڈی بہت زیادہ تھا 11.5 اس کو 12% کر دیا ہے۔ اب لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب صنعت جو ہے وہ تو ان ہائی انٹرسٹ ریٹس پہ آپریٹ نہیں کر سکتی، وہاں سے تو صنعتیں بند ہوں گی، لاکھوں لوگ مزید بے روزگار ہوں گے۔ تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ایک تو حکومت IMF کا جو معاہدہ ہے وہ سامنے لائے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے IMF کو خوش کرنے کے لیے بلا وجہ گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں وہ واپس لی جائیں، بلا وجہ کھاد کی قیمتیں بڑھائی ہیں وہ واپس لی جائیں، اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ نہیں تو آپ پہلے بھی تو اکٹھے ہوئے تھے نا، پہلے بھی آپ کے کچھ موقف تھے جن کو شاید اس طریقے سے آپ منوا نہیں پائے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم بلاول کی طرف سے کہا جاتا رہا، مریم نواز صاحبہ اب تک کہتی ہیں کہ میں وزیر اعظم مانتی نہیں ہوں عمران خان صاحب کو۔ الیکشن کے رزلٹس کے بعد آپ لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا، شور مچایا کہ آپ لوگ ان رزلٹس کو نہیں مانتے، لیکن تب بھی آپ دونوں کچھ عرصے کے لیے قریب آئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ خاطر خواہ نہیں نکل سکا۔ دیکھیے مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا 2018 کی الیکشن کیمپین میں وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن عوام کی تکلیف مقدم ہے، ان کو جو اس وقت مشکلات ہیں وہ ہمارا پہلا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کی تکمیل میں بھی یہ بات شامل ہوگی کہ بالآخر ایک ایسی حکومت جس کے بنانے میں عوام کی مرضی پوری طرح شامل نہیں تھی، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا،
उस हुकूमत का जो परफॉर्मेंस है वो भी डाका नुमा है कि उसने अवाम की जेबों पर डाका डाल के उनकी जेबें खाली कर दी हैं। तो एक ऐसा जो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ती हैं कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि ये हुकूमत नाअहल और बेतदबीर है, ये इसलिए भी नाअहल और बेतदबीर है कि ये मसनूई तौर पर लाई गई। तो खुरम साहब पहले मुझे ये बता दीजिए कि अब आप लोग ये फैसला कर चुके हैं कि आप लोग जो कंफ्यूजन का शिकार था मुस्लिम लीग नून का वर्कर, वो भी कंफ्यूजन जो है वो दूर करने के पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ना तो नवाज शरीफ बयानिया की, ना शहबाज शरीफ बयानिया की, ना मज़ाहमत की, मुफाहमत की सियासत। बस अब आप लोग एक डायरेक्शन जो है वो जल्द से जुलूस करेंगे और फिर उसमें अपनी हिकमत अमली बनाएंगे और फिर डायरेक्शन जो है वो एक मिलेगी मुस्लिम लीग नून के वर्कर को। जी देखिए, दोनों पार्टियों की तरफ से वक्तन फ़क्तन जो है एक दूसरे के बारे में सख्त गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन इसमें हम ये समझते हैं कि हमारे ज़ख़म ज़्यादा गहरे हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो 2017 के आखिर में और 18 के आगाज़ में जो एक कोशिश बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने की और उसके बाद मिलकर PTI के साथ सेनेट का जो इलेक्शन है बलूचिस्तान में भी और ओवरऑल उसे मैनिपुलेट किया, तो हमें तो उस पर ज़रूर एक एतराज़ है। हमारा ये भी एतराज़ है कि ना सिर्फ सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में बल्कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन में भी और सदर के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने मुतहदा अपोजिशन को मुतहदा नहीं होने दिया, उन्होंने एक अलग रास्ता इख्तियार किया, वरना ख़ास तौर पर सदर के इलेक्शन में तो टफ टाइम दिया जा सकता था। तो अब ये एक रिकॉर्ड है, पीपल्स पार्टी को अपनी उनकी लिस्ट है ग्रीवेंसेस की, लेकिन ये है कि अब दोनों पार्टियां जो हैं, जो कि दोनों अपोजिशन की पार्टियां हैं, तो हमें जो है वो ये अवाम की जो तकलीफ है वो इकट्ठा कर रही है। तो लिहाजा इसमें कोई ये कबल अज़ वक्त है कि कोई इलेक्टोरल अलायंस होगी, कोई और कोई फॉर्मल अलायंस होगी। दोनों पार्टियां एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म पर आकर अवाम की बात करना चाहती हैं, अवाम की महंगाई जो है उसको कम करने के लिए मज़ामत करना चाहती हैं। नहीं तो खुरम साहब, क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये बात दुरुस्त है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो थोड़ी जल्दबाजी में हैं, वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर किस्म की जो कैंपेन है हुकूमत के खिलाफ लॉन्च की जाए और जल्द से जल्द उस पर काम किया जाए। आप दोनों जो पार्टीज हैं वो अभी भी रिलक्टेंट हैं और आप लोग चाहते हैं कि अभी भी हुकूमत को टाइम दिया जाए। जी, ये तासुर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और गलत है। हमारा निशाना कोई इदारा नहीं हो सकता, हमारा मकसद मुस्बत है, पाकिस्तान में आइन की अमलदारी और इदारों को अपनी हदूद में रह कर काम करना। अफवाज पाकिस्तान से ज़्यादा मोहतरम कोई इदारा नहीं है जिसके फ़ौजी जवान समुंदर पर, थैंक यू खुरम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खुरम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है वो बयान कर रहे थे और इस कैंपेन के हवाले से भी उन्होंने बात की, इस मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी कहा कि अवाम के लिए जो हुए हैं वो बाहर निकलेंगे। मुस्लिम लीग नून के दौर में जो थे वो तमाम मसाइल, काफ़ी अच्छे हालात में उन्होंने हुकूमत छोड़ी, काफ़ी हद तक अवाम के मसाइल दूर हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से एक बार जो है वो मसाइल का अवाम के सर पर खड़ा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ नैब के सरबराह के हवाले से भी बात होगी क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं और नैब की साख के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। क्या यही वजह है कि जो नैब को बार बार आना पड़ता है और नैब को जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है या नैब की तर्जुमानी उनको करनी पड़ती है? उसकी साख बचाने के लिए छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जहांगीर तरीन को अगर तहरीक इंसाफ का हम तरीन हिस्सा कहें तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन जहांगीर तरीन की वजह से PTI की साख को माजी ही नहीं अब भी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। एक बार फिर जहांगीर तरीन की सरकारी इजलासों में शिरकत के मामले पर तहरीक इंसाफ मुश्किलात में घिर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त जहांगीर तरीन की सरकारी इजलासों में शिरकत के खिलाफ दरखास्त की समाअत कर रहा है, जबकि इससे कबल इसी मामले पर PTI में दरारें भी पड़ चुकी हैं और शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले को मुखालिफिन के लिए आसान हदफ करार दिया था और जहांगीर तरीन की सरकारी मामलात में मुदाखलत पर एतराज भी किया था। आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के, और अगर 62(1)(f हम पे नाजू हो जाए तो उसका यार्ड स्टिक और हो जाए। आप मदद कीजिए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं तो उस पर एतराज़ उठते हैं और बात छुपती नहीं है। भाई खिदमत ज़रूर करें खिदमत, अल्लाह करे खिदमत करनी जारी रखें, लेकिन खिदमत ज़रूरी मीटिंग की सदारत से करनी है आपने, रूल्स और बिजनेस की खिलाफ वर्जी से करनी है आपने। खिदमत करते रहे, खिदमत से कौन रोक रहा है?
तरीकाकार तब्दील करें। इस वक्त ये दरखास्त तो अब दायर हुई, लेकिन पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कुछ अर्सा पहले ही इसके ऊपर काफ़ी वजाहत के साथ जो है तफसीलन इसको बयान कर चुके हैं कि किस तरीके से ये बात गलत है, और अगर हम दूसरी पार्टी के किसी सरबराह को यही बात करते हैं तो वो भी उस तरह से ठीक नहीं है। यानी एक ही जो मुद्दा है उसके ऊपर दो आरा पाई जाती हैं। तहरीक इंसाफ इससे कबल मौरूसी सियासत पर भी दीगर हरीफ जमातों को निशाना बनाती रही है और ख़ुद को बाकी दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से इसलिए अलग करार देती रही क्योंकि पीटीआई खुद को मौरूसी सियासत से पाक करार देती रही। लेकिन गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जहांगीर तरीन की नाअहली के बाद इनकी सीट पर इनके बेटे अली तरीन को टिकट दिया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को एक बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन इमरान खान ने तमाम उसूलों को एक तरफ रखते हुए अली तरीन को टिकट जारी किया, लेकिन इसके बावजूद अली तरीन वो इलेक्शन हार गए थे। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो इनमें धांधली का शोर हुआ। जब इंक्वायरी हुई तो धांधली और इलेक्शन में पैसे के इस्तेमाल पर जहांगीर तरीन का नाम सामने आया। बजाय जहांगीर तरीन को इस पर जिम्मेदार ठहराने के इमरान खान अपनी पार्टी के देरीना साथियों को पार्टी से निकाल देते हैं और जहांगीर तरीन इस वक्त पंजाब के मामलात पर ना सिर्फ फैसला साजी में मुदाखलत कर रहे हैं, बल्कि खबरों के मुताबिक पंजाब को उस्मान बुज़दार नहीं बल्कि जहांगीर तरीन पसे पर्दा चला रहे हैं। जबकि इमरान खान भी जहांगीर तरीन को काबीना के इजलासों में बुलाते रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बिठाते रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का वो कारकुन जो मौरूसी सियासत के खिलाफ था, जो कायदीन के फैसलों की अंधी तकलीद को जहालत समझा करता था, वो आज परेशान है और सोच रहा है कि काश तहरीक इंसाफ ही जहांगीर तरीन की नाअहली के बाद अपने सुनहरी उसूलों पर कायम रहती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता कि ये मामला हाई कोर्ट में उठाया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और जमात के सामने मौजूद चैलेंजेस से ये जमात किस तरह निपटेगी, इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात उमर सरफराज चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया उमर सरफराज चीमा साहब। उमर साहब, ये जहांगीर तरीन के हवाले से आपकी जमात पर कड़ी तनकीद इससे पहले भी होती रही है, लेकिन फाइनली अब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि एक नाअहल शख्स सरकारी इजलास में शिरकत नहीं कर सकता है। क्या आप नहीं समझते कि पहले भी जब ये मुद्दा उठा था तभी आपकी पार्टी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अब ये एक तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है इस तरह की चीजें? देखिए, उनको जब अदालत की जाने से जब डिस्क्वालीफाई किया तो उनको ओहदे से भी हटाया गया और जगह नए शख्स को जो है तैनात किया गया। इसी तरीके से असेंबली की रुकनीत से भी वो ज़ाहिर डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन उनकी इक़्तिसादी हैसियत में एक अपनी एक्सपर्टीज़ है ज़राअत के हवाले से, लाइफ स्टॉक के हवाले से और बाकी जो उसके बिजनेस के हवाले से, उसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है। उस हवाले से गवर्नमेंट अगर उनको प्रोजेक्ट के हवाले से अगर उनकी कवरेज के लिए उनको मदऊ करती तो मेरा नहीं ख्याल से उसमें कोई किसी किस्म की कोई लीगल हैसियत है। अच्छा, तो उमर सरफराज चीमा साहब, क्या इतनी ही एक्सपर्टीज़ है कि आपकी पार्टी में चाहे इसकी वजह से टूट फूट होती है या पार्टी के जो मरकजी और रहनुमा हैं उनको इस चीज़ के ऊपर एतराज़ होता है, वो सारे मीडिया के सामने, सारे पाकिस्तान के सामने आकर ये बात करते हैं कि ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है और कानून की खिलाफ वर्जी है, फिर भी जो है आप मुखालफिन को भी तनकीद का मौका देते हैं, लेकिन आपको जो है मशवरा अब वहीं से चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को कोई लाएहमल तैयार करना चाहिए इस हवाले से? नहीं, मैंने आपसे कहा कि देखिए, अब जब जो उनके ऊपर जो एक ट्रेडिशन आई पार्लियामानी सियासत के हवाले से, तो वो तो पार्टी ने बिल्कुल उस डिसीजन को कोर्ट के फॉलो किया और उनको उनके पार्टी के होते में भी रिप्लेस किया गया और अब ज़ाहिर पार्लियामानी सियासत में भी हिस्सा नहीं ले रहे। और जहाँ तक बात है पार्टी की, तो हमारी पार्टी मैं समझता एक इदारा है, कोई जाती कोई एंटरप्राइज तो है नहीं, और इसके अंदर डेफिनेटली जो हमारे जो पार्टी के जो आइन और कानून है उसके मुताबिक ही हम जो है पार्टी के स्ट्रक्चर को जो है चलाते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट उमर सरफराज चीमा साहब कि आपकी पार्टी एक इदारा है, कोई जाती एंटरप्राइज तो नहीं है कि उसके अपने असूल और ज़ाब्ते होंगे। अगर एक असूल और ज़ाब्ता मरीम नवाज साहिबा के ऊपर लगता है और वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा की पार्टी के अहदे पर आप लोग मुखालफत कर रहे हैं होने पर, तो यहाँ पर जो है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपको कोई एतराज़ात नहीं है और आप लोग जो हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर यू आर कूल के ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो हैं, हम तो उनसे सही मशवरे लेते हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, वो मशवरे हमें चाहिए। तो ये तो एक ही मौक़िफ़ के ऊपर दो आपकी आरा हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्योंकि देखें, जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, ये जहांगीर तरीन साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो उनको पार्टी का कोई ओहदा नहीं किया गया। अब ये जो मरीम नवाज के हवाले से बात की जा रही है, ऑलरेडी अदालत ने उनको डिस्क्वालीफाई किया और ऐसे शख्सियत को जो है
पार्टी ऑफिस देना जो है वो इटसेल्फ इलेक्शन कमीशन के अपने कवानीन की भी खिलाफ है, क्योंकि जो शराइत जो है पब्लिक ऑफिस के लिए हैं वही शराइत जो है पार्टी ऑफिस पे भी लागू। अच्छा, दूसरी तरफ चलें उमर सफार चीमा साहब, तो नाब चेयरमैन जो हैं वो काफ़ी ख़बरों में हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तो मुझे ये बताएगा कि क्या किसी किस्म का दबाव है उनके ऊपर, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि परवेज़ खटक के ऊपर जो केसेस हैं उसकी वजह से हुकूमत का एक दबाव है। फिर अब कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि नाब के जो कवानीन हैं उनके ऊपर कुछ अमल दरामद के हवाले से सोचा जा रहा है। तो क्या हम ये समझें कि तहरीक इंसाफ जो है वो कड़े एहतसाब का जो मौक़िफ़ था अब उससे पीछे हट रही है? नहीं, हुकूमत मौजूदा हुकूमत की जाने से किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस चीज़ पे बिलीव करती है कि नैब, FBR, FIA ऐसे इदारे हैं जिसको इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहिए और नैब को इंडिपेंडेंटली जो है बिला इम्तियाज एहतसाब करना चाहिए। अगर कोई देखें पिछले खासतौर पर पिछले साल डेढ़ से आपने देखा होगा जब से पनामा लीक्स वाला मामला शुरू हुआ उसके बाद ये शहबाज शरीफ और उनके खानदान के और ये जाली अकाउंट निकले आसिफ जरदारी के, तब से जो एक कैंपेन चल रही है अदालतों के खिलाफ, कौमी इदारों के खिलाफ, और अब नैब को जो है पिछले 8-9 माह से कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से उसको कॉन्ट्रोवर्शियल करने की। तो जाहिर है ये दबाव अपोजिशन की तरफ से आ रहा था नैब के ऊपर कि किस तरीके से इसको कॉन्ट्रोवर्शियल किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि जब उनसे सवालों के जवाब मांगे जाते हैं तो वो सारे जो है जमानतें करा के कोई और इसके हवाले से वो मुल्क से फरार हो रहे हैं। शहबाज शरीफ भी मुल्क से फरार हुआ है, ख्वाजा साद रफीक पे केस इंक्वायरी हुई तो उन्होंने जो है पार्लियामेंट की सेशन का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह के मसाइल हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बाकी इदारे तबाह किए हैं उसी तरह इन्होंने नैब जैसे इदारे को भी टूटलेस किया अपने अतवार के अंदर। मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। नहीं तो उमर सरफराज साहब, क्या आप डिनाई कर रहे हैं इस बात को कि ये खबर गलत है, झूठ है कि नैब के कवानीन में जो है वो आप लोग तब्दीली कर रहे हैं और इस तब्दीली के पीछे यही वजूहात हैं कि कुछ जो PTI के लोग हैं उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं, तो आप अब थोड़ा ज़रा हल्के चाहते हैं नैब के जो कवानीन हैं? फरोग नसीम साहब इसके ऊपर काम करने की वो उनकी सरबराही में मिनिस्ट्री जो है काम कर रही है, अपोजिशन से भी मशवरा मांगा गया है ताकि ये नैब का इदारा जो ज़्यादा मौसर अंदाज में एहतसाब कर सके ज़्यादा दिन के इसको एक टुकड़े से। तो अपोजिशन की जो हुकूमत गिराओ तहरीक है मुस्लिम लीग नून काफ़ी एक्टिव होती भी नज़र आ रही है 28 मई को भी, और इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वो एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, गुरबत के खिलाफ, मईशत की जो हालत है उसके खिलाफ। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ जो है वो इसको सीरियसली ले रही, क्योंकि बहुत अरसे से इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कैंपेन लॉन्च हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल जो सर्कमस्टांसेस हैं आवाम के लिए और जिनके ऊपर वो स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं, महंगाई हो गई, गुरबत हो गई, मईशत की हालत हो गई, वो उनको कैश करा सकते हैं इस सूरत हाल में? तो आपको इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। देखें, इसमें तो ज़ाहिर सबको पता है कि मईशत एक मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं। मईशत जो है एक बहरान का शिकार है, लेकिन कौम अच्छी तरह से जानती है कि उन्होंने जिनको बार बार मौके दिए, जिस अंदाज में लूट खसूट की है, करप्शन की है और कर्जों के अंबार लगाए, जिसका नतीजा है कि आज आवाम को इन बहरानों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग जो एहतसाब से खौफजदा होकर इकट्ठे हो रहे हैं। इनका एजेंडा इस तरीके से जो है करप्शन बचाओ का तरीका निकाला जाए, जबकि कल चेयरमैन नैब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि कौम से माफ़ी मांगे, लूटा हुआ पैसा वापस करें और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का वादा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नैब और मैशियत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। डॉलर की कीमत बढ़ना, IMF से मुआहदा करना और उसके माबाद असरात, इसमें नैब पर क्या कर? मनी लॉन्ड्रिंग पे हमें वार्न किया हुआ। जब पाकिस्तान के इमेज का मसला ग्लोबल लेवल पर होगा तो नैब तो उन चंद लोगों की परवाह नहीं करेगा। नैब सिर्फ और सिर्फ मुल्क के मफाद को तरजीह देगा, चाहे इसके लिए नैब के चेयरमैन को जाती या कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हर मनी लॉन्ड्रर को उसके इख्तिताम तक पहुँचाया जाए। नैब ने आज तक कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो मुल्क की मईशत के लिए तवाक्कुल होता। जब आप 5,000 की जगह 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 5 लाख की जगह 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उस वक्त आपको अपनी पगड़ियों का और अपनी इज्जत और एहतराम का ख्याल होना चाहिए।
इस वक्त एहतसाब का लफ्ज़ मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है। चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, नैब के कानून पर हर सियासी जमात को एतराज़ है। और तो और कारोबारी हल्के की भी इसी हवाले से नैब के खिलाफ शिकायत आए रोज़ खबरों में रहती हैं। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल खुद मैदान में आए और एक दबंग अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कारोबारी हल्के की शिकायत के मामले पर साफ साफ बताया कि पिछले 3 महीने से इन्हें ऐसी कोई शिकायत ही नहीं मिली। उन्होंने सियासतदानों पर मजीद शिकंजा तंग करने का कहा और इस बयान को दोहराया कि नैब और करप्शन नहीं चलेगी, नैब और मईशत जरूर चलेगी। इसके अलावा कुछ और मसाइल भी उन्होंने जिनका जिक्र किया, उनकी तरफ निशानदही भी की गई, जिसमें उन्होंने बजट के हवाले से भी हुकूमत से गिला किया कि बजट अगर हुकूमत उनकी कारकर्दगी के हवाले पर कोई सवाल उठाती है तो उनको बजट ही आखिर कितना दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर इल्जामात हैं उनको ओहदों पर ना लगाया जाए। अब शायद ये मैसेज हुकूमत के लिए था या किसी और के लिए, ये पता नहीं चल रहा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार चेयरमैन नैब को आकर इस तरह की वजाहतें, इस तरह की तसल्लियाँ, यकीन दहानियाँ क्यों करानी पड़ती हैं और इस तरह की चीज़ों के बाद फिर उन पर सियासी होने के इल्जामात भी लग जाते हैं। माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताएगा कि नैब के जो सरबराह हैं, हमने देखा है कि ये कोई तीसरी चौथी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आते हैं और उनको बार बार जो है वो अपने इदारे के हवाले से यकीन दहानियाँ करानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद या उसके बाद फिर शायद कुछ बात इतनी दूर तक चली जाती है कि उनके ऊपर सियासी बयानात देने का जो है वो इल्ज़ाम लग जाता है। आजकल वो इसी किस्म के जो हैं मसाइल का शिकार हैं या इल्ज़ामात की जद में हैं, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि ये सियासी बयानात थे, ये नैब के सरबराह को देने ही नहीं चाहिए थे। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि नैब के चेयरमैन को इस तरह की पब्लिक कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए और उनको अपनी कारकर्दगी की तशहीर करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना है कि जब एक मामले की तफ्तीश हो जाती है तो उसके बाद वो मामला जो है, उनका काम है कि रेफरेंस फाइल करें और रेफरेंस फाइल करते हुए वो मटीरियल को अप्रेज करें और अगर वो समझते हैं कि वाकई इतना मटीरियल है कि किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा तो फिर रेफरेंस फाइल करते हैं और उसके बाद खामोश रहें, क्योंकि ये मामला जो हैं ये अदालत पे जाते हैं। और अगर चेयरमैन नैब आज के ऊपर इतना बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो कल को फिर जज साहिबान जो है फिर वो कहेंगे ठीक है, हम भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देंगे। तो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, एडजुडिकेशन, लोग जो इनसे मुंसलिक होते हैं वो इस तरह से पब्लिक कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा करते और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी ये सारी चीज़ उनको करने की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। क्यों उन्होंने की, किसने उनको ये राय दी? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे चेयरमैन नैब जो है उनसे मेरा साबका रहा है, ताल्लुक रहा है। मैं खुद भी नैब में बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल के भी काम मैंने किया और फिर चेयरमैन नैब से मेरा इंटरेक्शन भी था, बतौर अटर्नी जनरल के भी था। तो मैंने किसी भी चेयरमैन नैब को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नहीं देखा जिस तरह से कि वो कर रहे हैं। बल्कि अगर नैब के खिलाफ वाकई कोई शिकायत आई है और कोई शिकायत जो उसका अजाला करना चाहिए तो इनको चाहिए था कि वो अजाला करते, न कि अपने आप को डिफेंड करते जहाँ पे कि अगर कोई गलतियां थी तो उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा इरफान साहब पहले ही बहुत सारे सवालात जो हैं वो नैब के ऊपर उठ रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से सबूत होता नहीं है, लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं और क्रेडिबिलिटी मुतासर हो रही है। उसके साथ साथ जब इस तरह के बयानात वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बार बार दिए जाएंगे कि NRO नहीं दिया जाएगा या वज़रा की तरफ से दिए जाएंगे PTI के, तो इससे भी नहीं आपको लगता है कि साख मुतासर होगी नैब की कि क्या अंडर कंट्रोल है वो हुकूमत के, जो बार बार हुकूमत की तरफ से बयान आता है कि NRO नहीं दिया जाएगा और नहीं छोड़ा जाएगा? देखिए, नेशनल रिकन्सिलिएशन किसी भी मुल्क में उस वक्त जरूरी हो जाती है जबकि अदारे जो हैं, जिस तरह के नैब एक अदारा है, उसको एक मौका मिल जाए को जब मर्जी पिक एंड चूज करके किसी शख्स को भी मुर्द इल्जाम ठहरा ले। अगर कवानीन जो हैं वो इस तरह से आपके लूज हो जाएं, वो इतने लूज एंड्स हो जाएं उसके कि फिर हर शख्स जो है वो उसके जुमरे में आना शुरू हो जाए और वो फिर पिक एंड चूज करना शुरू कर दें, तो फिर जरूरी है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जितनी भी हमारी पार्लियामेंट में वो आपस में एक रिकंसाइल करें इस सिचुएशन को और ऐसे कवानीन बनाएं जिसमें कि ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब। वक्त की कमी की वजह से हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली वो जो एक क्रैक्स था उसका वो यही है कि अगर इस तरह की चीज़ें की जाएंगी एक इदारे के सरबराह की जानिब से तो वो ऑब्वियसली एक इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।